देखिए लास्ट टर्म पे हमने क्या देखा था। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज कैसे आता है, कोई चीज़ आवेशित हो गई वो कैसे हो गई, कैसे क्या होता है। तो लास्ट टर्म में अगर हम लोग बात करें तो चार्ज चार्ज बेसिकली एक गुण है, गुण करेक्टर है, जो कि दो चीज़ों को रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पर क्या होता है कि उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। यही गुण, आकर्षण के गुण को ही आवेशित हो जाना बोलते हैं। लेकिन आवेश कैसे आया उसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में वो सभी पदार्थ से बनी है, और पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना है, और परमाणु कणों से मिलकर के बने, और कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आइए फिर से एक बार समझिए पूरी बात। क्या हुआ है, पदार्थ से सभी कुछ बना है, और पदार्थ किससे बना है, पदार्थ बना है परमाणु से, और परमाणु किससे बने, कणों से। तो देखिए ये परमाणु, ये परमाणु है, यहाँ प्रोटॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये है एटम। तो इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो परमाणु क्या होता है, उदासीन। तो देखिए जितने भी धातुएं, जितने भी पदार्थ परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, तो देखिए अगर आप दो पदार्थों को रगड़ रहे हैं, इसका मतलब दो परमाणु या परमाणुओं को रगड़ रहे हैं। तो जब परमाणु को आप रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं, घिसते हैं, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है एक वस्तु से दूसरी। दो वस्तु आपस में आप रगड़ रहे हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए इधर भी, तो इधर इलेक्ट्रॉन चला गया, जब चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, तो ये क्या हो गए, ऋणावेशित। तो ये इसमें क्या हो गया, ये आवेशित हो गई, लेकिन कौन सी आवेशित, ऋणावेशित। और इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इधर क्या बचा, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर अब किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, प्रोटॉन की, तो ये क्या हो गया, धनावेशित, धनावेशित हो गया। तो ये लास्ट टर्म में अपने देखा था ऋणावेशित, धनावेशित। तो ये सब अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि दो चार्जेस, तो आवेश। तो अब ये तो पता चल गया आवेश कहाँ से आ गया, आवेश कहाँ से आ गया भाई, हर आवेश इसलिए आ गया क्योंकि हर चीज़ किससे, कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर के बनी होती है। परमाणु के अंदर कण होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ऋणावेशित हो गया, ये बात हो गई। अब देखिए अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब रुके हुए। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये एक है क्यू, मान लीजिए एक चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो बिंदु आवेश है, कोई एक बिंदु आवेश है और एक दूसरा भी बिंदु आवेश है, इसको Q2 कहती है। तो देखिए बिंदु आवेश, अगर कोई बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश यहाँ पर रख दे, एक यहाँ पर रख दे, तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है। आवेश क्या है, अभी आपने देखा आवेश दो तरीके के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो अगर हम दो आवेशों को रख देते हैं, मान लीजिए हमने दोनों धनावेश रख दिए, तो अब इनके बीच में क्या होता है कि फोर्स लगने लगता है। मान लीजिए हमने ये रख दिया, इस पर रख दिया हमने दो, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा F1, क्योंकि पहले वाले पर लग रहा, और किसके कारण, दो, तो फोर्स ऑफ वन ड्यू टू टू के कारण, दूसरे के कारण, फोर्स पहला है दूसरे के कारण। और मान लीजिए ये क्या है, इसके बीच की दूरी R, बीच की दूरी क्या है, R है, तो इस पर, तो ये जो फोर्स लग गया कि एक आवेश रखा था उस पर कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे हमने दूसरा आवेश रखा, बिंदु आवेश रख दिया, तो इस पर एक फोर्स लगने लगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ये बताया जाएगा अभी। तो क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगने लगा, इसी फोर्स को, जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, कूलाम का फोर्स या कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम का बल कह देते हैं, और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हैं। तो देखिए
तो कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम ने कहा था दो बिंदु आवेशों के बीच, ये देखिए आप लोगों के लिए लिखा गया है, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर दो बिंदु हैं रुके हुए चार्जेस आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, कूलाम का बल होता है। ठीक, तो उन्होंने क्या खोजा था बता रहा है, उन्होंने कहा था कि लगने वाला जो बल है उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। उनकी आवेशों की मात्रा Q1 Q2 है, उनके गुणनफल के अनुप्रमानुपाती मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उन्होंने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², व्युत्क्रमानुपाती। तो अब देखते हैं, तो ये उन्होंने बताया था। तो अगर क्या बताया था फिर से बताते रहे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अगर दो चीज़ें अट्रैक्ट करें पास में आ जाएं, और प्रतिकर्षण बल अगर वो दो चीज़ें रिपेल करें। तो देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। आकर्षण, अगर दो आवेश हैं पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें कि ये सजाती है, और या तो ये दोनों निगेटिव हो जाए, तो इसमें कैसा होगा, ये होंगे रिपल्सिव, या इसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। या इसी को, ये जो बल पॉजिटिव के बीच में लगेगा या निगेटिव के बीच में लगेगा, सेम चार्जेस के बीच में लगेगा, वो होता है प्रतिकर्षण बल, या इसको हम कह देते हैं कूलाम्बिक प्रतिकर्षण। मान लीजिए हमने यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, तो ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल का मतलब कि वो बाहर की तरफ जाएंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित। और अगर एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है आकर्षण बल। अगर मान लीजिए एक प्लस हो एक, तो वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहिए, एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला दोनों पास आना चाहिए। तो ये तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए दिया गया था, आवेश के लिए दिया गया था। तो क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो आकर्षण बल, और या प्रतिकर्षण बल जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और उस बल का जो मैग्नीट्यूड या मान होगा वो क्या होगा, तो बताया गया वो बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक बात आ गई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इक्वल बराबर लग गया, तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ गया। ठीक, तो अब ये देखते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए कूलाम, ये क्या है, चार्ज को कूलाम मतलब C से लिखते हैं। अगर हम इस चार्ज को, ये दो रखें, इस पहले वाले को एक यूनिट चार्ज मान लें, मतलब एक कूलाम मान लें। जैसे आप कहते हो कोई चीज़ नहीं तो एक मान लो, एक यूनिट, तो एक कूलाम इसका मान लें। मान लीजिए एक कूलाम इस पे हमने दिया, एक कूलाम इस, दोनों एक कूलाम चार्जेस हैं। ठीक, और 1 मीटर की दूरी पर भी रखें, यूनिट लेकर के चल रहे हैं, तो एक एक करके ये सब खत्म हो गया। और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, तो के का मान क्या आ गया, 9 × 10⁹ आ गया। अब ये जब आ गया है तो देखिए इसको कैसे फिट करते हैं, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। ये एक टर्म साइंटिस्ट ने अपने आप बनाया कि 1/4πε0 अगर हम लिख दें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ के बराबर होती है। तो पहले हमारी ये वैल्यू आई थी, उसके बाद ये साइंटिस्ट ने बनाया है अपने आप से कि इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो K की वैल्यू क्या हो गई, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए K है तो इसकी न्यूटन होती है यूनिट, तो यहाँ पर न्यूटन हो गया। ये कूलाम अगर इसके नीचे तो कूलाम स्क्वायर, और मीटर इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर, तो ये K की यूनिट हो गया। अब देखिए फिर, अब इसको ये जो टर्म आ गया नया, ये क्या है, ε0, इसको क्या बोलते हैं, ε0 इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं ε0। जीरो का मतलब होता है नहीं, ये कुछ नहीं। तो निर्वात में वैद्युशीलता,
इसको कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। तो फ्री स्पेस मतलब निर्वात, निर्वात मतलब निर मतलब नहीं, वात मतलब वायु, जहाँ पर वायु भी ना हो, मतलब कोई भी बीच का माध्यम ना हो, उसको निर्वात बोल सकते हैं हम लोग। और तो इसमें क्या हो, अगर हम ये देखिए, ये इस तरफ, अगर ये हम देखिए इधर, ये हम इस तरफ ले आए और ये 9 नीचे ले आए, तो देखिए ये इस तरफ आ गया, 9 नीचे आ गया कि नहीं इसकी, देखिए तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं एप्सिलॉन का मान। तो एप्सिलॉन मान लीजिए इधर चले गए, ये नीचे आ गए, तो 4 पाई का वैल्यू 3.14 और 9 × 10⁹ हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो ये रहा कूलाम लॉ। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था। इसका मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में कूलाम ने बताया था। इसी को और भी नाम दिया गया कूलाम्बिक फोर्स, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कूलाम्बिक फोर्स, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कूलाम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरह स्थिर वैद्युत बल भी बोल देते हैं। बस, तो ये हो गया। और अगर पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स, इसको कूलाम्बिक रिपल्सन या कूलाम्बिक, और अगर पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो अट्रैक्शन, तो कूलाम्बिक अट्रैक्शन भी हो जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आंसर आप उठा के देखिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट पूछ लेते हैं कि इसकी बीमा क्या है, डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, या आप कहते हो एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो। एफ, ये हमारा फार्मूला होता है जब दो चार्जेस रखे हो। मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पर R दूरी पर, तो आप F1 है। अगर देखिए, अगर पॉजिटिव यहाँ पर रिपल्सिव लग रहा है, अगर ये दो चार्जेस हैं तो ये F इधर लगेगा और ये F इधर, ये बताना इस पर लग रहा है। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस पर लग रहा है तो F1 ड्यू टू 2 के कारण, इस पर लग रहा है तो F2 ड्यू टू 1 के कारण। यही चीज़ बतानी, आगे भी आएगी, बताया जाएगा। तो ये है। फिर डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है जो कूलाम ने दिया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये कांस्टेंट साइंटिस्ट ने खुद ही इजाद किया था। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, F इधर आ गया, तो ऐसा बन गया। फिर ये 4 तो कांस्टेंट होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस Q की हमें डायमेंशन क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT, मतलब आवेश। ये क्या है, आवेश। आवेश क्या होता है, ये होता है करंट इनटू टाइम। करंट, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो चलिए, इसकी करंट की डायमेंशन क्या होती है, A से डिनोट करते हैं, और T फॉर टाइम, तो T से डिनोट करते हैं। इधर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर Q है, Q 2 है तो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब A का स्क्वायर भी कर दो, T का भी स्क्वायर कर दो। ये आपकी डायमेंशन हो गई Q की, मतलब आवेश की। नीचे क्या है, नीचे F है। F मतलब फोर्स, बल। तो बल की ML और T की पावर -2 सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और ये R2, R स्क्वायर मतलब लेंथ मतलब L का स्क्वायर हो गया। और अगर इसको सही से रीअरेंज करें तो ये M ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और एक है ये, तो 3L है तो ऊपर गए माइनस भी हो गया, 3 माइनस का 3 हो गया। और ये T है, यहाँ पर भी T है, तो 2 ऊपर T है ही, एक इधर माइनस से 2 हो गए तो ऊपर प्लस के हो गए, और यहाँ A2 मतलब एक A⁴ है तो वो हो गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है 2 नंबर में। अब आगे देखते हैं चार्जेस इन मीडियम। चार्जेस देखिए, अभी ये तो जो चार्जेस रखे थे हमने, ये रखा था विदाउट मीडियम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हम बोल रहे हैं ना,
यहाँ पर विदाउट मीडियम रखा गया। यहाँ पर क्या है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है, एयर, चलो छोड़ देते हैं, यहाँ एयर भी नहीं प्रेजेंट है, मतलब निर्वात, मतलब नहीं वात मतलब वायु, वायु भी नहीं है। चलिए, और यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है, ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2, लेकिन अब ये मान लीजिए ये किसी चीज़ में रख दिया गया, इसके बीच में मीडियम है, मीडियम मतलब माध्यम है। मान लीजिए ये दोनों आवेश, दोनों चार्ज जो है आर ही दूरी पर हैं, लेकिन अब किसी, मान लीजिए हमने पानी में रख दिया, अल्कोहल में रख दिया, मरकरी में रख दिया, किसी में, मान लीजिए यही सिस्टम है, अभी तक निर्वात में था, बिना वायु के था, लेकिन अब हमने इसको पानी में, अल्कोहल में, कहीं भी रख दिया, दूरी उतनी ही है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सभी को आता है। लेकिन यहाँ पर माध्यम जिसको मीडियम कहते हैं, मीडियम का जो होता है नेतांक वो के है, तो इसको के को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। के को नीचे इंट्रोड्यूस किया क्योंकि नीचे ये क्या है, ये यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो यहाँ था कि निर्वात में वैद्युशीलता E0 एप्सिलॉन निर्वात में वैद्युशीलता, जहाँ वात नहीं है, वायु भी नहीं, तो अब अगर मीडियम हो गया तो उसी के सफिक्स में, उसी के बराबर में लगेगा, उसी के जस्ट बगल में लिख सकते हैं हम लोग। ये कैसे होगा आगे अभी और बताया जाएगा थोड़ा, लेकिन अभी समझिए। तो ये है, तो यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन, चूँकि मीडियम आ गया तो इसके साथ के, अगर मीडियम ना होता तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते, मीडियम आ गया तो के भी लिख देंगे। के क्या, मीडियम का, मीडियम इसको कहते हैं मीडियम का कांस्टेंट। तो देखिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है के, और इसको कहते हैं परावैद्युतांक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैप, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी के ये सारे नाम हैं। क्या है, डायमेंशनलेस है पहली बात, दूसरा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तीसरा है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इसको ये भी बोलते हैं। अब देखते हैं इस के बारे में क्या। के है वैसे बेसिकली परावैद्युतांक, परावैद्युतांक पदार्थ मतलब जिससे इलेक्ट्रिक पास ना कर पाए, या फिर जो इलेक्ट्रिक को रोकता है। तो जब भी के आ जाता है, मतलब जब भी कोई माध्यम आता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, जैसे इनके बीच में है तो ये जो F लगेगा, जो हमने ये हम लोग निकाला, ये F जो यहाँ पर वायु के इन प्रेजेंस मतलब कि अनुपस्थित में जो फोर्स था और यहाँ पर माध्यम में रखा गया है, तब इसका फोर्स देखेंगे तो ये फोर्स कम होगा क्योंकि बीच में माध्यम आ गया। अब इतना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, या फिर अगर रिपल्सन है तो रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि वो कम हो जाएगा क्योंकि बीच में माध्यम आ गया, अब उतनी पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं फिर। तो ये हो गया, के आ गया, तो के का समझ। हाँ, फिर बता दें के होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है बता दें। परावैद्युतांक एक पदार्थ ही है लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युतांक एक पदार्थ ही है लेकिन जो कुचालक है, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक पास नहीं करते, या जिनमें से इलेक्ट्रिक पास कंडक्ट नहीं करती, संचालित नहीं करती। मतलब जैसे कि आप कॉपर वायर लेते हो, उसमें से एक तरफ लगा दो अगर बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, दूसरी तरफ आप किसी फैन बल्ब वगैरह में लगाते हो तो बल्ब चल जाता है, लेकिन क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक पास कर गई है, वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं, कंडक्ट नहीं करती, वो हो जाते हैं कुचालक, और उन्हीं को एक स्पेसिफिक भाषा में नाम देते हैं परावैद्युतांक। तो देखते हैं, अब परावैद्युतांक को मैंने सिंपल वर्ड में लिख दिया कि परावैद्युतांक जिनके नाभिक, और परावैद्युतांक मतलब कुचालक पदार्थ, और कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें नाभिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन ही तो किसी चीज़ का कंडक्शन करते हैं, एनर्जी को ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुचालक वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका एटम है, ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और ये देखिए इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टाइटली बॉन्ड हो, इसका मतलब कि नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे हो। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक मतलब बहुत मजबूती से बंधे हो। अगर बंधे होंगे बहुत मजबूती से तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा, और फ्री नहीं होगा तो ये एनर्जी कैरी नहीं करेगा, एनर्जी को लेकर के नहीं जाएगा। अगर एनर्जी को पास नहीं करेगा तो यहाँ पर इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको कुल मिला के ये देखना है कि परावैद्युतांक कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, फ्री नहीं होते।
फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी को नहीं ले जा पाएंगे, और नहीं ले जा पाएंगे तो कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आपका जैसे यहाँ पर निर्वात में था कि आपका जितना फोर्स था, यहाँ पर मीडियम में वो फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि इतनी कंडक्टिविटी नहीं है। आज के लिए